हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल ESPP स्टडी में। तो फ्रेंड्स, आज हम जिस चैप्टर की बात कर रहे हैं उसका नाम है रोटेशनल मैकेनिक्स। ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट की वीडियो मैंने ऑलरेडी बना चुकी है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप उसे आप जाकर देख सकते हैं। जिसमें कि मैंने बात की थी रोटेशनल मैकेनिक्स के बारे में, रोटेशन के काइनेमेटिक्स के बारे में, रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन और रोटेशन के, टॉर्क बाय फोर्स, रोटेशनल डायनामिक्स, एक्सिस ऑफ रोटेशन, इन सभी टॉपिक्स में हमने फर्स्ट पार्ट में बात कर ली थी। अब ये सेकंड पार्ट है। तो अब हमारे पास जो टॉपिक पढ़ने के लिए बचे हैं वो सब हैं। हम देखेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन और टॉर्क में रिलेशन क्या है। फिर हमारे पास टॉपिक्स हैं एंगल मोमेंटम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर डिफरेंट बॉडीज, काइनेटिक एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एंगल मोमेंटम। इन सारे टॉपिक्स के बारे में हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले आज हम समझेंगे टॉर्क और एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन। तो हमारा सारा सा पहला टॉपिक इसी के बेस है। तो टाउ इक्वल टू आई अल्फा, तो ये रिलेशन है। टॉपिक का नाम भी यही है। और एंगुलर मोमेंटम और रिलेशन बीच में, एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क बीच में ये रिलेशन है। एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क बीच में। तो अब हम देखेंगे कि इस रिलेशन को डिराइव कैसे करते हैं, इसका डेरिवेशन देंगे। ठीक, तो जैसे कि हमने बात किया था पिछले वीडियो में, वहाँ तक हमने टॉर्क के बारे में बात किया। टॉर्क के स्पेशल केसेस देख लिए थे। तो उन सब केसेस देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि एंगुलर एक्सेलरेशन जो है कैसे प्रोड्यूस हो रहा है उस कंडीशन में जबकि रिजल्टेंट फोर्स जीरो है। जब जो है रिजल्टेंट फोर्स जिस कंडीशन में रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो, उस कंडीशन में एंगुलर मोमेंटम कैसे प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक, तो एंगुलर मोमेंटम प्रोड्यूस होने का टोटली क्रिएट जाता है जो उस पर टोटल टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है। टोटल टॉर्क का कारण एंगुलर मोमेंटम प्रोड्यूस हो रहा है, और टॉर्क जो है वो फोर्स के कारण प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, इट मीन्स अगर फोर्स कोई अप्लाई नहीं होता तो टॉर्क जीरो होता है और एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो होता है। ठीक, और एंगुलर एक्सेलरेशन है, अगर एंगुलर एक्सेलरेशन है तो इसका मतलब कि टॉर्क होगा ही होगा। इफ एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन ए बॉडी, जब किसी बॉडी में एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, देयर मस्ट बी ए टॉर्क, वहाँ पर टॉर्क जरूर ही होगा। ठीक है, तो ये तुमको समझना है कि अगर एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए टॉर्क का होना एकदम नेसेसरी है। अब अगर हम बात करें कि अगर किसी पार्टिकल का हम लीनियर एक्सेलरेशन फाइंड कर लें, लीनियर एक्सेलरेशन, तो लीनियर एक्सेलरेशन के लिए उस पर जो टोटल फोर्स है वो नॉन जीरो होना चाहिए, मतलब उस पर कुछ ना कुछ फोर्स होना चाहिए। ठीक है, और उस फोर्स को होने के लिए तो लीनियर एक्सेलरेशन कंडीशन में जो फोर्स होता है लीनियर एक्सेलरेशन, इसी कंडीशन जो लीनियर एक्सेलरेशन होता है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है अप्लाइड फोर्स के। लीनियर एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है अप्लाइड फोर्स, मतलब कि जितना कि फोर्स अप्लाइड किया जाएगा उतना लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो क्या एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए भी टॉर्क का होना जरूरी है। फॉर एंगुलर एक्सेलरेशन मैंने बात ही की थी, देयर मस्ट बी टॉर्क। तो क्या जब लीनियर एक्सेलरेशन के लिए फोर्स जरूरी है, तो लीनियर एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स हो रहा है, तो क्या अगर एक्सेलरेशन के लिए टॉर्क जरूरी है तो एक्सेलरेशन भी एंगुलर एक्सेलरेशन भी टॉर्क के प्रोपोर्शनल होगा। हम इसी बात को हमको फाइंड करना है
कि जैसे कि लीनियर एक्सेलेरेशन कंडीशन में इन फोर्स इसी पर प्रोपोर्शनल है, तो क्या एंगुलर एक्सेलरेशन भी टॉर्क प्रोपोर्शनल होता है? वी होप सो। चलिए इसको डिराइव करते हैं और देखते हैं क्या हमको एंगुलर एक्सेलरेशन टॉर्क प्रोपोर्शनल मिलता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम एक रिजिड बॉडी, रोटेटिंग रिजिड बॉडी कंसीडर करते हैं। ठीक है, सपोज कि एक रोटेटिंग रिजिड बॉडी है, इसका जो जिस एक्सिस का रोटेट कर रही है ये है ए बी जो है एक्सिस का रोटेशन है। हमने एक पार्टिकल पी कंसीडर किया है, पार्टिकल पी, ठीक, और इसका ऑरिजिन यहाँ पे है। तो पार्टिकल पी जी सर्कल, पार्टिकल पी जब हमने कंसीडर किया है तो बॉडी रोटेट करेगी, तो पार्टिकल पी भी एक सर्कुलर फॉर्म में रोटेट करेगी, एक सर्कुलर पाथ बनाएगी। ठीक है ना, सर्कल थोड़ा टेढ़ा हो गया है, तो पार्टिकल पी भी एक सर्कुलर पाथ बनाएगी। सपोज कि जो पार्टिकल पी का रेडियस है वो है आर। ठीक, तब जब पार्टिकल पी मोशन करेगा तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। ठीक, तो इस पे एक्सेलरेशन क्या होगा, एक तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा जो कि टेंजेंट के अलॉन्ग लगेगा, और एक एक्सेलरेशन होगा जो कि होगा रेडियल एक्सेलरेशन, वो रेडियस के अलॉन्ग लगेगा। तो हमारे पास क्या है, एक पार्टिकल पी है, ठीक है, जिसका मास जो है m है, उसका जो रेडियस है, मतलब जिस सर्कल पर मोशन कर रही है उस सर्कल रेडियस जो है वो है r। तो अगर हम रेडियस की बात करें तो रेडियल एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, रेडियस मतलब ये वाला एक्सेलरेशन जो अंदर की तरफ लग रहा है, ठीक, इक्वल टू हो जाएगा v स्क्वायर बाई आर, और v स्क्वायर बाई आर इक्वल टू होता है ओमेगा स्क्वायर बाई आर। ये v स्क्वायर बाई आर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर बाई आर। इन सब रिलेशन को हमने चैप्टर 7 सर्कुलेशन में पढ़ लिया है, वहाँ पे हमने इन सब रिलेशन के बारे में देखा है। तो अगर आपको ये रिलेशंस पता नहीं है मतलब कि रिलेशंस कहाँ से आए हैं, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, चैप्टर 7 सर्कुलर मोशन। तो वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं कि इन सब फार्मूलाज का रिलेशंस का डेरिवेशन कैसे हुआ है। तो हमको मिल गया v स्क्वायर बाई आर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर बाई आर। अगर हम आर को इधर ले जाएँ तो हमारे हमको क्या मिलेगा, v इक्वल टू ओमेगा आर मिल जाएगा। आर को ले गए तो v स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और जब इसको स्क्वायर इधर लगे तो रूट ओवर ओमेगा स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। तो फाइनली वैल्यू हो जाएगी v इक्वल टू ओमेगा आर। तो ये तो मैंने बात करी रेडियल एक्सेलरेशन की। अगर हम रेडियल फोर्स की बात करें तो रेडियल फोर्स इक्वल टू हो जाएगा m इंटू ए, मतलब फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ मास m है, एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर आर है, तो रेडियल फोर्स हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर आर। इसी तरह अब हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इक्वल टू होता है dv बाई dt। तो टेंजेंशियल फोर्स, तो टेंजेंशियल फोर्स इक्वल टू हो जाएगा m dv बाई dt। तो डी बाई डी टी इक्वल टू वी इक्वल टू हमारे पास क्या था, ओमेगा आर। तो हम सकते हैं m डी डी टी ऑफ ओमेगा आर। आर कॉन्स्टेंट वैल्यू है, बाहर निकल जाएगी तो मिल जाएगा हमको एम आर डी डी टी ऑफ ओमेगा, और डी टी ऑफ ओमेगा इक्वल टू होता है अल्फ़ा, इक्वल टू हो जाएगा एम आर अल्फ़ा। मतलब टेंजेंशियल फोर्स इक्वल टू हो गया एम आर अल्फ़ा। ठीक, अब बात कर लेते हैं हम टॉर्क की। तो अगर हम रेडियल फोर्स, जो रेडियल फोर्स है, रेडियल फोर्स एम ओमेगा स्क्वायर आर की बात करें तो रेडियल फोर्स का जो टॉर होगा, टॉर ऑफ रेडियल फोर्स ओमेगा स्क्वायर अबाउट ए बी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलॉन्ग, वो होगा
0। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो टेंजेंशियल फोर्स है ये कहीं ना कहीं जाके इस सेक्शन को इंटरसेक्ट, मतलब इस एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है। और हमने पढ़ा था टॉर्क एक्सियल केस में कि जब फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन को इंटरसेक्ट करेगा उस कंडीशन में एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलाउंग जो टॉर होगा वो 0 होगा। तब अबाउट ए बी एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो इसके अलाउंग जो टेंजेंशियल फोर्स ऑफ टॉर होगा वो 0 होगा। ठीक है। और अगर हम रेडियल फोर्स की बात करें तो जो रेडियल फोर्स है, रेडियल फोर्स ठीक ये परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ रोटेशन के, ठीक है। और जो रेडियल फोर्स और एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये है दे आर स्क्यू लाइन्स, ये स्क्यू लाइन्स हैं। इट मीन्स कि ना तो एक दूसरे के पैरेलल है और ना एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो ये भी स्पेशल केस था। इस केस में पढ़ा था कि टॉर्क ऑफ फोर्स एफ अबाउट ए बी इक्वल टू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू लेंथ ऑफ कॉन परपेंडिकुलर। तो टॉर्क ऑफ रेडियल फोर्स, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। यहाँ पे जब मैंने कंडीशन समझा ए बी 0 पे, यहाँ पे रेडियल फोर्स की नहीं टेंजेंशियल फोर्स के बारे में बात थी। क्योंकि मैंने आपको उससे बताया भी था ये टेंजेंशियल फोर्स है ये इंटरसेक्ट करेगी, ये आगे का टेंजेंशियल फोर्स इस एक्सिस ऑफ रोटेशन को इंटरसेक्ट कर देगी। ठीक। और जो ए बी है इसके परपेंडिकुलर है लेकिन इसको इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। ये थोड़ी सी मिस्टेक्स हुई थी। तो यहाँ पे रेडियल फोर्स जगह टेंजेंशियल फोर्स था और रेडियल फोर्स की बात अब हम कर रहे हैं। तो टॉर्क ऑफ रेडियल फोर्स जो कि परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ रोटेशन के और दोनों स्क्यू लाइन्स हैं। टॉर्क फोर्स अबाउट ए बी एक्सिस ऑफ रोटेशन इक्वल टू हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू कॉमन परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे कॉमन परपेंडिकुलर क्या है? ये रेडियस आर है। रेडियस आर जो है वो कॉमन परपेंडिकुलर है। ठीक है। तो हमको मिल जाएगा हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स था एम आर अल्फ़ा और कॉमन परपेंडिकुलर है इनटू आर। तो फाइनली हमको टॉर मिल गया टाउ इक्वल टू एम आर स्क्वायर अल्फ़ा। सो टाउ रेडियस लिख सकते हैं टी आर, टाउ रेडियस लिख सकते हैं। तो हमको मिल गया टाउ रेडियस इक्वल टू एम आर स्क्वायर अल्फ़ा और टाउ टेंजेंशियल इक्वल टू 0। तो हम अगर टोटल टार निकालना चाहें, टोटल टार ऑन द बॉडी टोटल टार इक्वल टू हो जाएगा टार अलॉन्ग रेडियल प्लस टार अलॉन्ग टेंजेंशियल। ठीक। रेडियल है एम आर स्क्वायर अल्फ़ा और टेंजेंशियल है 0। फाइनल हो जाएगा एम आर स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है। और टोटल टार हो गया ऑफ पीक है, मतलब पीक के अलॉन्ग टोटल टार है वो एम आर स्क्वायर अल्फ़ा हो गया। तो अगर हम टोटल बॉडी का टार निकालना चाहें तो टोटल बॉडी का टार मतलब टाउ टोटल ऑफ होल बॉडी इक्वल टू हो जाएगा समेशन ओवर आई एम आई आर आई स्क्वायर अल्फ़ा। ये रेडियल फोर्स था। टेंजेंशियल फोर्स सबके लिए 0 होगा। ठीक है। और अल्फ़ा की वैल्यू जो होती है वो होल बॉडी के लिए कांस्टेंट होती है। तो अल्फ़ा की वैल्यू चेंज नहीं होगी। एम आई जो है मास ऑफ ith पार्टिकल है, आर आई जो है रेडियस ऑफ जो पार्टिकल लेंगे उसका रेडियस ऑफ पार्टिकल है। ठीक। तो उसको समेशन ऑफ एम आई आर आई स्क्वायर अल्फ़ा और समेशन ऑफ एम आई आर आई स्क्वायर इक्वल टू होता है आई। तो अब जो ये वैल्यू है समेशन ऑफ आई एम आई आर आई स्क्वायर, ये क्या है? ये जो वैल्यू है उसको हम कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको हम आर से जोड़ करते हैं मोमेंट ऑफ
इनर्शिया आई इक्वल टू हो गया समेशन हमारा आई एम आई आर आई स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आप डिफिनेशन ले सकते हैं कि समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ masses into its radius square of all particles is called moment of inertia। तो अब हम इसकी वैल्यू यहाँ पुट करें तो फाइनली मिल जाएगा, लिख सकते हैं हम टाउ टोटल इक्वल टू आई अल्फ़ा, टाउ टोटल इक्वल टू आई अल्फ़ा। और जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अब अगर हम इस टोटल टॉर्क को जो मैंने था टाउ इक्वल टू आर क्रॉस एफ उसमें अगर लिखना चाहें तो हम उसको उस फॉर्म में लिख सकते हैं टाउ टोटल इक्वल टू समेशन आई इन ब्रैकेट वेक्टर आर आई क्रॉस वेक्टर एफ आई जो है ये रिजल्टेंट फोर्स है, वेक्टर एफ आई ई रिजल्टेंट फोर्स मतलब कि एक्सटर्नल और इंटरनल सारे फोर्सेस का ये सम है। ठीक, तो अगर हम एक्सटर्नल फोर्स दोनों को अलग अलग करें तो टाउ टोटल इक्वल टू हो जाएगा समेशन आई वेक्टर आर आई क्रॉस इन ब्रैकेट समेशन जे नॉट इक्वल टू आई एफ आई जे प्लस एफ आई एक्सटर्नल। तो अगर हम फोर्स एफ आई जे की बात करें समेशन जे नॉट इक्वल टू आई एफ आई जे, तो ये इंटरनल फोर्स है। इंटरनल फोर्स का समेशन अगर हम सही पेयर समेशन निकालें एफ आई जे इज इंटरनल फोर्स। तो अगर हम एक्सटर्नल फोर्स को हटा के एक्सटर्नल फोर्स का सिर्फ अगर हम समेशन निकालना चाहें तो क्या मिलेगा वेक्टर आर आई क्रॉस एफ आई जे प्लस वेक्टर आर जे क्रॉस एफ जे आई। ऐसे कर करके बहुत सारे हमको कंडीशंस मिलेंगे और सिर्फ हम दो कंडीशन की बात कर रहे हैं। ठीक, तो हमको पहले से पता है एफ आई जे इक्वल टू होता है माइनस ऑफ एफ जे आई न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन से, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन से। तो अगर हम एफ आई जे इक्वल टू माइनस एफ जे की वैल्यू से पुट करें डिस्कशन में मिल जाएगा वेक्टर आर आई माइनस वेक्टर आर जे इन ब्रैकेट में क्रॉस वेक्टर एफ आई जे। और जो वेक्टर फोर्स वेक्टर एफ आई जे है ये अलॉन्ग द पार्टिकल्स लेंगे, मतलब जो लाइन दोनों पार्टिकल्स को ज्वाइन करेगी एफ आई जे जो है वो अलॉन्ग द जो लाइन ज्वाइनिंग द पार्टिकल्स, जो लाइन दोनों पार्टिकल्स को ज्वाइन करेगी उसके अलॉन्ग रहेगा। इट मीन्स कि एफ आई जे पैरेलल टू हो गया वेक्टर आर आई माइनस वेक्टर आर जे। देन इस कंडीशन में इनके बीच में जो थीटा इक्वल टू वैल्यू है वो जीरो हो जाएगी। इट मीन्स कि इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो जीरो हो जाएगा। इससे क्या होता है और बच जाएगा सिर्फ क्या एक्सटर्नल फोर्स। इट मीन्स कि ये टॉर्क जो है टोटली डिपेंड करता है एक्सटर्नल फोर्स पे। इंटरनल फोर्स के कारण कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होता है, कोई सेशन प्रोड्यूस नहीं होता है। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं टाउ टाउ एक्सटर्नल इक्वल टू आई अल्फ़ा, मतलब टोटल टॉर्क जो है एक्सटर्नल फोर्स बेस्ड होता है और टाउ इक्वल टू होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये तो मैंने बात कर ली टॉर्क और एंगुलर एक्सेलरेशन की, उसका डेरिवेशन देख लिया, उसके लिए कंडीशंस देख ली, साथ साथ हमने भी देख लिया कि वो एक्सटर्नल फोर्स के लिए सिर्फ फॉलो करेगा, इंटरनल फोर्स के लिए कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा और ना ही रिलेशन प्रोड्यूस होगा। ये तो बात कर ली हमने
एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर सेक्शन और टॉर्क की रिलेशन की। हम बात करते हैं बॉडीज कब इक्विलिब्रियम में रहेंगे। बॉडी इक्विलिब्रियम में कब रहेंगी? तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बॉडीज इन इक्विलिब्रियम। अब अगर आप किसी बॉडी का सेंटर ऑफ मास इक्विलिब्रियम में है, ठीक, इट मीन्स कि उस पर लगने वाला टोटल एक्सटर्नल फोर्स 0 है। टोटल एक्सटर्नल फोर्स 0, टोटल एक्सटर्नल फोर्स 0 होगा तभी किसी बॉडी सेंटर ऑफ मास इक्विलिब्रियम होगा। और ये जो कंडीशन है, ये इक्वेशन F = ma को फॉलो करता है, ठीक। अगर कोई बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम, इट मीन्स कि उस पर लगने वाला टोटल एक्सटर्नल फोर्स, टोटल एक्सटर्नल टॉर्क जो है वो 0 है। मतलब कि टोटल एक्सटर्नल टॉर्क जो है वो है 0 है। ये कंडीशन जो है टाउ = I∝ को फॉलो करता है। इट मीन्स अगर हम किसी बॉडी को देखते हैं, किसी बॉडी की अगर इनर्शिया फ्रेम में रेस्ट में है, तो उसका टोटल फोर्स बॉडी जो एक्ट हो रहा है वो 0 होगा किसी डायरेक्शन पे, और उसका जो टोटल एक्सटर्नल टॉर्क होगा वो भी 0 होगा। हम सबसे पहले क्या करते हैं कि एक सिंगल प्लेन पे एक किसी बॉडी पे लगने फोर्स खत्म करते हैं। मान लीजिए ये बॉडी है, ठीक, और ये सिंगल प्लेन है, XY प्लेन है, X ये Y, लगने वाला फोर्स है ये मान लो F1, F2, F3, F4, F5, ठीक। ये सब ये फोर्स है जिसपे एक्ट कर रहे हैं। तो अगर सिर्फ XY प्लेन है, हमने सिर्फ XY प्लेन लिया है, ठीक। तो अगर हम इसके ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम की बात करें कि ट्रांजिशनल इक्विलिब्रियम क्या होगा। अब ट्रांजिशनल इक्विलिब्रियम मतलब कि ट्रांजिशनल इक्विलिब्रियम होता है ट्रांजिशन मोशन से आता है, और ट्रांजिशन मोशन उसे कहते हैं जिसमें कि कोई बॉडी एक स्ट्रेट लाइन पे मोशन कर रही है। जैसे कि जब आप कार ड्राइव करते हैं, बाइक चलाते हैं, वॉक करते हैं, ठीक। तो ये सब ट्रांसलेशन मोशन होते हैं, और यहाँ पे ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम का कंडीशन देंगे। तो ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम के लिए यहाँ पे समीकरण नंबर Fx है, मतलब फोर्सेस अलाउंग X एक्सिस वो 0 है। समीकरण नंबर Fy जो है वो भी 0 है, ठीक। और हमने यहाँ पे सिर्फ XY प्लेन की बात की है। ऑल फोर्सेस जो है अलाउंग XY प्लेन है, XY प्लेन, ठीक। तो जो Fz होगा मतलब फोर्स अलाउंग Z एक्सिस वो 0 होगा ही। इट मीन्स कि समीकरण ऑफ Fz = हो जाएगा 0। तो ये हो गया हमारा ट्रांजिशनल इक्विलिब्रियम कंडीशन जो सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब अगर हम रोटेशनल इक्विलिब्रियम की बात करें, तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम की बात करें हम, तो यहाँ पे जो टोटल टॉर्क होगा, टोटल टॉर्क अलोंग X एक्सिस वो होगा इक्वल टू 0 के। ऐसे क्यों? क्योंकि जितने फोर्स हैं, ऑल फोर्सेज जो हैं, से फोर्स ये तो आइदर इंटरसेक्ट कर रहे हैं अभी को, इंटरसेक्ट एक्सिस ऑफ रोटेशन को, ठीक, और पैरेलल टू एक्सिस ऑफ रोटेशन, या फिर एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल है। जब फोर्स उस एक्सिस ऑफ रोटेशन को इंटरसेक्ट करेगा या फिर उसके पैरेलल रहेगा, तो उस कंडीशन में जो टोटल टॉर्क होगा वो 0 होगा। सिमिलरली Y एक्सिस के लिए भी ये कंडीशन है, Y एक्सिस के लिए भी सेम कंडीशन, Y एक्सिस के लिए भी Y एक्सिस के भी टॉर्क है वो 0 होगा। तो टॉर्क एक्स प्लेन के अलावा 0 हो गया। अगर हम Z एक्सिस की बात करें, तो Z एक्सिस जो है वो भी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगा, क्योंकि Z एक्सिस के अलावा कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है, ठीक। नहीं, अगर फोर्स लग भी रहा है तो उसके अलावा अगर हम टॉर्क प्रोड्यूस करना चाहें, अगर फोर्स नहीं लग रहा है
लेकिन फिर भी टॉर्क तो प्रोड्यूस हो सकता है। ठीक, तो जेड एक्सिस के लिए अगर ये टोटल रिजल्टेंट फोर्स है वो अगर 0 है, इट मीन्स कि जो लगने वाला टॉर है वो प्लेन के परपेंडिकुलर लगेगा, तो टॉर्क सबका इक्वल हो जाएगा। ठीक, सभी लाइन के अलाउंग अगर रिजल्टेंट फोर्स 0 है तो सभी लाइन्स के अलाउंग टू आर इक्वल टू ऑल लाइन्स, सभी लाइन्स के अलाउंग जो टॉर है वो इक्वल जाएगा। ठीक, और अगर किसी भी एक लाइन का जो टॉर है वो 0 रहता है, इफ वन लाइन टॉर गेट 0 देन टोटल टॉर जो हो जाएगा वो भी 0 हो जाएगा। इट मीन्स कि समीकरण नंबर टाउ जेड इक्वल टू हो गया 0। तो ये तो हमने कंडीशन देख ली ट्रांजिशनल इक्विलिब्रियम के लिए और रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए। अब हम देखते हैं इक्विलिब्रियम कितने टाइप्स होते हैं। तो इस कंडीशन में इक्विलिब्रियम 3 टाइप के होते हैं। इक्विलिब्रियम स्टेबल है, अनस्टेबल है और न्यूट्रल है। ठीक, स्टेबल क्या है? अगर हमने बॉडी को स्लाइटली डिस्प्लेस किया एंड रिलीज किया, इट गेट्स इट्स ओरिजिनल पोजीशन, तो फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन को ले लेगी। तो इस कंडीशन में हम कहते हैं कि बॉडी जो है स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। मैंने बॉडी को स्लाइटली डिस्प्लेस करके उसको रिलीज कर दिया, लेकिन जो बॉडी है कंटिन्यू कर रही है उस मोशन को, मतलब जिस तरह रिलीज किया गया मतलब डिस्प्लेस किया है कंटिन्यू टू डिस्प्लेस, तो हम कहेंगे बॉडी जो है वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। अब अगर हमने बॉडी को स्लाइटली डिस्प्लेस किया और फिर रिलीज कर दिया और वो फिर ना तो फिर से वापस जा रही है ना तो आगे बढ़ी, मतलब रिमेन एट दैट पोजीशन, उसी पोजीशन में टिकी हुई है, तो हम कहेंगे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में बॉडी है। अब अगर हम सेंटर ऑफ मास की बात करें इक्विलिब्रियम में, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में जो सेंटर ऑफ मास होता है वो हायर होता है। ठीक, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में सेंटर ऑफ मास होता है वो लो होता है, और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में जो सेंटर ऑफ मास होता है वो सेम होता है। ठीक है, तो हमने देख ली इक्विलिब्रियम कंडीशंस, उसके टाइप्स। अब हम बात करेंगे कि कोई एक साइक्लिस्ट जो है एक हॉरिजॉन्टल टर्न पे कितने एंगल से बेंड होता है ताकि वो एक सेफ टर्न ले सके। हमारा अगला टॉपिक इसी पे है, बेंडिंग का साइक्लिस्ट ऑन ए हॉरिजॉन्टल टर्न। सबसे पहले एक साइक्लिस्ट कंसीडर करते हैं जो कि एक स्पीड v से एक सर्कुलर हॉरिजॉन्टल रोड पे मोशन कर रहा है। ठीक है, तो ये सर्कुलर हॉरिजॉन्टल रोड है, तो ये एक सर्कुलर पाथ है और ये एक साइक्लिस्ट है जो कि थीटा एंगल से मतलब सर्कुलर पाथ पे बेंड हो रहा है ताकि एक सेफ टर्न ले सके। ये ऑरिजिन है, सी सेंटर ऑफ मास है, आर इस सर्कल का रेडियस है और ये जेड एक्सिस है जिसके अलाउंग ये बॉडी रोटेट कर रही है। तो अगर हम ओ को हमने यहाँ पे ओ को ऑरिजिन मान लिया है और ओ सी को एक्स एक्सिस मान लिया है, ओ को ऑरिजिन मान लिया और ओ सी को एक्स एक्सिस मान लिया है। ठीक है, अब अगर हम इस फ्रेम का एंगुलेशन बात करें तो फ्रेम
एंगुलर स्पीड फ्रेम एंगुलर स्पीड ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा v/r। ठीक है। अबाउट जेड एक्सिस, इस फ्रेम के अनुसार जो सिस्टम है वो रेस्ट में है, सिस्टम रेस्ट में है, लेकिन यहाँ पे इन दिस कंडीशन सिस्टम जो है वो रेस्ट में है। बट हम बात कर रहे हैं अबाउट रोटेटिंग फ्रेम के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। इट मीन्स कि सही पार्टिकल्स पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा और जो नेट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा ऑन सिस्टम, नेट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन सिस्टम इक्वल टू हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर r इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r, जहाँ पर कि m जो है टोटल मास ऑफ सिस्टम है, टोटल मास ऑफ सिस्टम है। ठीक है। और सिस्टम है और रेस्ट में है। इट मीन्स कि इस पर कोई स्यूडो फोर्स नहीं रहेगा, नो स्यूडो फोर्स। तो अगर हम फोर्स की बात करें, ये कितने सारे फोर्स लगे हैं। सबसे पहले हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो उसकी जो बॉडी है, ठीक, मतलब बॉडी सेंटर ऑफ मास है, ये थीटा एंगल से बेंड की है, थीटा एंगल बॉडी। ठीक। तो जहाँ से टायर टच हो रहा होगा, जो साइकिल टायर होगा जहाँ पर टच हो रहा होगा प्लेन से, वो भी तो वहाँ पे जो नॉर्मल फोर्स कंडक्ट फोर्स रहेगा वो भी थीटा एंगल पे रहेगा। ये नॉर्मल फोर्स n हो गया और ये सरफेस था। अब mg टूवर्ड्स डाउनवर्ड लगेगा, ये d है। ठीक है। अब सपोज हो रहा है जो पॉइंट टच हो रहा है पॉइंट ये है। ठीक। अब सेंटर के अपोजिट डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, ये mv स्क्वायर बाई r। तो हमारे पास फोर्सेस क्या हैं। फोर्सेस पहला है वेट जो है mg, वेट mg। दूसरा है फ्रिक्शनल फोर्स। तीसरा फोर्स लग रहा है नॉर्मल फोर्स n। और चौथा फोर्स है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv स्क्वायर बाई r। तो ये 4 फोर्स हैं जो कि सिस्टम पे लग रहे हैं। सिस्टम का टोटल एक्सटर्नल, अगर ये सिस्टम जो है रेस्ट में है, इस फ्रेम में जो सिस्टम है रेस्ट में है, इट मीन्स कि टोटल एक्सटर्नल फोर्स समेशन F इक्वल टू 0 है और टोटल टावर समेशन टाउ इक्वल टू 0 है। समेशन F इक्वल टू 0, समेशन टाउ इक्वल टू 0 है। तो हमें जो टॉर्क फोर्स का प्रोड्यूस हो रहा है वो पॉइंट A के अलॉन्ग फाइंड करेंगे। ठीक है। तो अगर हम फोर्स N और ये फ्रिक्शनल फोर्स ये F लग रहा है, फोर्स N और F की बात करें तो इसके कारण पॉइंट A में जो टॉर होगा वो 0 होगा, क्योंकि वो दोनों पॉइंट A को क्रॉस कर मतलब पास कर रहे हैं। और अगर mg और mv स्क्वायर की हम फोर्स टॉर निकाल लेते हैं कि mg और mv स्क्वायर के कारण पॉइंट A में टॉर क्या प्रोड्यूस होगा। तो टॉर्क ऑफ mg अबाउट A ये हो जाएगा mg AD। ठीक है। और जो कि ऐसे जो डायरेक्शन होगा क्लॉकवाइज। ठीक है। हम देखते हैं टॉर्क ऑफ mv स्क्वायर बाई r। mv स्क्वायर बाई कारण पॉइंट O के अबाउट जो टॉर्क प्रोड्यूस है वो होगा इक्वल टू जाएगा mv स्क्वायर बाई r CD, जो कि एंटी क्लॉकवाइज होगा। इसका डायरेक्शन होगा एंटी क्लॉकवाइज। तो रोटेशनल इसका डायरेक्शन होगा क्लॉकवाइज और इसका डायरेक्शन होगा एंटी क्लॉकवाइज। तो फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम
रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए एम जी ए डी इक्वल टू हो जाएगा एम बी स्क्वायर बाई आर सी डी। तो ए डी बाई सी डी इक्वल टू हो जाएगा बी स्क्वायर बाई आर जी। तो ए डी बाई सी डी अगर हम फिगर में देखें तो ए डी बाई सी डी इक्वल टू होता है टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल टू बी स्क्वायर बाई आर जी। इट मीन्स कि थीटा इक्वल टू tan इनवर्स वी स्क्वायर बाई आर जी। तो ये हमारा आ गया एंगल जिसके अलग साइक्लिस्ट जो है एक हॉरिजॉन्टल टर्न पे बेंड करेगा। अब एक पॉइंट आपको और बता दूँ कि हमने यहाँ पे जो सिस्टम है वो फ्रेम के अनुसार रेस्ट के लिए है, क्योंकि जो बॉडी कंटिन्यूस मोशन कर रही है तो कंटिन्यूस मोशन के साथ उसका फ्रेम अगर हम हर पॉइंट्स के अलावा उसे देखें तो हर पॉइंट के अलावा उसका फ्रेम चेंज हो रहा है। और सर जो बॉडी है एक सर्कल टर्न लेगी तो कुछ टाइम के लिए टर्न लेगी और फिर से थीटा अपने 90 डिग्री पर जाएगा। ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पे जो बॉडी को एज ए रेस्ट माना है ताकि हम बॉडी के जो थीटा एंगल है मतलब जिस एंगल से बेंड कर रही है उसको आसानी से फाइंड कर सके। तो हमने देख लिया बेंडिंग, हमने फाइंड किया थीटा एंगल जिससे कि साइक्लिस्ट जो है एक हॉरिजॉन्टल टर्न पे बेंड करेगा। अब हमारा अगला टॉपिक है एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम को हम यल से डिनोट करते हैं। एंगुलर मोमेंटम का साइन होता है यल। ठीक है, तो किसी पार्टिकल का एक पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम होता है, मतलब कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल अबाउट ए पॉइंट ओ। ठीक, ए पॉइंट ओ के अलावा किसी पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम वेक्टर एल इक्वल टू होता है वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर पी। वेक्टर पी जो है वो है लीनियर मोमेंटम और वेक्टर आर जो है वो है पोजीशन वेक्टर। तो ये एंगुलर मोमेंटम फॉर्मूला होता है वेक्टर एल इक्वल टू वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर पी फॉर वन पार्टिकल अबाउट टू पॉइंट टू। अगर हमें एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम पार्टिकल निकालना हो तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम, किसी सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम निकालना हो तो वो इक्वल टू होता है सम ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑल पार्टिकल्स। सभी पार्टिकल्स का इंडिविजुअल एंगुलर मोमेंट का सम ऑल पार्टिकल्स। तो सिस्टम ऑफ एंगुलर मोमेंटम सिस्टम इक्वल हो जाएगा वेक्टर एल इक्वल टू समेशन ओवर आई वेक्टर एल आई। ठीक है, वेक्टर आई इक्वल टू समेशन आई वेक्टर एल आई। इसको हम लिख सकते हैं समेशन ओवर आई इन ब्रैकेट वेक्टर आर आई क्रॉस वेक्टर पी आई। ठीक है, तो हमने फार्मूला देख लिया है एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल के लिए और एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम के लिए। अब एक पार्टिकल सपोज करते हैं कि एक पार्टिकल पी है, ये पार्टिकल पी है, ये वी एक्सिस से मूव कर रहा है और ये पॉइंट ओ है। ठीक, अब हम लाइन ऑफ मोशन से पॉइंट ओ पे परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। तो परपेंडिकुलर है, इसकी डिस्टेंस है आर और ये ओ पी जो है इसका पोजीशन वेक्टर है जो कि एक्सिस के साथ थीटा एंगल प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम एल इक्वल टू हो जाएगा ओ वेक्टर ओ पी क्रॉस एम बी मतलब इस मीन्स लीनियर मोमेंटम। एल इक्वल टू हो जाएगा ओ एम मैं अगर मैग्नीट्यूड निकाला तो मैग्नीट्यूड एल इक्वल टू हो जाएगा एम बी ओ पी साइन थीटा और यहाँ से ओ पी साइन थीटा इक्वल हो जाएगा आर
ये पॉइंट मान ली है, एल इक्वल टू एम बी ए, और एक वैल्यू है आर, एम बी आर। अब अगर हमें टॉर्क के केस में ए बी के अलावा टॉर्क केस में, इन केस ऑफ टॉर्क केस में जो उसका एक्सेल रोटेशन था ए बी, उसके अलावा एंगुलर मोमेंटम निकालना है। तो कैसे निकालें वो देखते हैं। तो हम ए बी पे कोई एक पॉइंट लेंगे, हो टेक एनी पॉइंट ऑन ए बी, ठीक है। उसके अलावा उसका एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे, तो एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा एल इक्वल टू वेक्टर आर, उसका पोजीशन वेक्टर क्रॉस वेक्टर पी, लीनियर मोमेंटम अबाउट ओ, ठीक है। तो ये हो गया वेक्टर आर फिर। अब ये लीनियर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ओ, इसका जो कंपोनेंट होगा वो अलोंग द ए बी होगा। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आर प्लस वेक्टर पी along AB is called angular momentum along a particle about AB is called angular momentum of particle about AB। मतलब पॉइंट ओ के जो पॉइंट ओ के अलॉन्ग एंगुलर मोमेंटम है उसका कंपोनेंट अलॉन्ग ए बी होगा एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल अबाउट ए बी। तो ये बात कर ली हमने एंगुलर मोमेंटम की। अब एक हम रिलेशन देख सकते हैं एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर स्पीड के बीच में। रिलेशन एंगुलर इसका रिलेशन एल इक्वल टू आई ओमेगा। एंगुलर मोमेंटम एंड स्पीड, एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर स्पीड के बीच में ये रिलेशन है। इसका हम डायरेक्शन देख सकते हैं कि ऐसे कैसे फाइंड हुआ है। अब सपोज करिए कि एक सर्कल पे एक पार्टिकल रोटेट कर रहा है, ये पार्टिकल पी है, ठीक। और इस सर्कल रेडियस जो है रेडियस आर है, वी वेलोसिटी से पार्टिकल जो रोटेट कर रहे हैं वेलोसिटी वी, और ये उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये एक्सिस है, ठीक है। इसी एक्सिस के अलावा हमको एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है। तो हम जो सेंटर है उसी का ऑरिजिन मान दें एक्सिस का, ठीक। तो ऑरिजिन में मैंने सेंटर को मान लिया ऑरिजिन। तो जो वेक्टर आर है वो अलोंग रेडियस हो जाएगा पोजीशन वेक्टर आर अलोंग रेडियस हो जाएगा, ठीक। और वेक्टर भी वेलोसिटी हो जाएगा अलोंग टेंजेंट के अलोंग हो गया। इट मीन्स के इनका एंगुलर वेलोसिटी एल इक्वल टू वेक्टर आर प्लस वेक्टर पी इक्वल टू हो जाएगा इक्वल टू से अगर इंक्लूड लेंगे हम तो एल इक्वल टू हो जाएगा एम बी आर, क्योंकि इनके बीच एंगल जो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो गया और साइन 90 डिग्री वैल्यू होती है, 90 की वैल्यू 1 होती है, तो एल इक्वल टू एम बी आर हो गया। अब हम एक और बार डिस्कस करते हैं। ऐसा अगर कंपोनेंट निकालेंगे एल इक्वल टू आ गया एम बी आर, ठीक। तो जो टब है तो वो वेक्टर आर और वेक्टर पी के परपेंडिकुलर है वेक्टर एल, ठीक। इट मीन्स कि जो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आर प्लस वेक्टर पी अबाउट एक्सिस इक्वल टू हो जाएगा एम बी आर, ठीक है। तो हमने कंपोनेंट निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, एक और रिजिड बॉडी को सही करेंगे जो कि एक एक्सिस ए बी के अलांग रोटेट कर रही है। तो ये एक रिजिड रोटेटिंग बॉडी है अबाउट एक्सिस के, और ये पार्टिकल पी है जो कि सर्कल रोटेट कर रहा है। जो बॉडी है वो उसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू हो गया ओमेगा, ठीक। अब हमने ये जो पार्टिकल पी है एक आयत पार्टिकल है, मतलब हमने एक आयत
पार्टिकल को कंसिडर किया है, एक आयत पार्टिकल कंसिडर किया है, ठीक। इसका कि जो सर्कल पे मोशन कर रहा है, सर्कल रेडियस है आर आई। अगर हम किसी भी इंस्टेंट पे, और जो सर्कल है ये एक्सिस के परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू ए बी, ठीक। तो अगर हम किसी इंस्टेंट के, अगर किसी भी इंस्टेंट पे इस पार्टिकल का लीनियर वेलोसिटी निकालें तो लीनियर वेलोसिटी पी आई इक्वल टू हो जाएगा आर आई ओमेगा, ठीक। और अगर हम इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम निकालें अबाउट ए बी तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए बी इक्वल टू हो जाएगा एम आई वी आई आर आई, ठीक। वी आई इक्वल टू आर आई ओमेगा, तो एम आई आर आई स्क्वायर ओमेगा, ठीक। तो अगर हमको होल बॉडी एंगल निकालना हो तो हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम ऑफ होल बॉडी इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल एंगुलर मोमेंटम, ठीक, सम ऑफ ऑल एंगुलर मोमेंटम, ठीक। तो एंगुलर मोमेंटम कैपिटल एल इक्वल टू हो गया समेशन नंबर आई एम आई आर आई स्क्वायर ओमेगा। तो समेशन नंबर आई एम आई आर आई स्क्वायर इक्वल टू होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इक्वल टू कैपिटल आई इक्वल टू समेशन नंबर आई एम आई आर आई स्क्वायर। तो हमको मिल गया एल इक्वल टू आई ओमेगा। तो फाइनली हमने एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में जो रिलेशन है उसको सेटिस्फाई कर दिया, उसको डिराइव कर लिया। तो यही एक रास्ता, मतलब यही इस तरह से हमने एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में रिलेशन डिराइव कर लिया। तो अब हम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम समझ लेते हैं, ठीक है। तो हमने एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी, एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी फाइंड किया था वेक्टर एल इक्वल टू समेशन ओवर वेक्टर आर आई क्रॉस वेक्टर पी आई। अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक, तो हो जाएगा डी एल बाई डी टी इक्वल टू डी डी टी ऑफ समेशन ब्रैकेट वेक्टर समेशन आई वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर पी आई, समेशन बार हो जाएगा डी टी ऑफ एल इक्वल टू हो जाएगा समेशन ओवर आई इन ब्रैकेट डी टी ऑफ वेक्टर आर आई क्रॉस वेक्टर पी आई प्लस डी टी ऑफ वेक्टर पी आई आर आई क्रॉस डी टी वेक्टर पी आई, ठीक है। तो डी टी ऑफ वेक्टर आर आई इक्वल टू होता है वी आई और डी टी ऑफ वेक्टर पी आई इक्वल टू होता है वेक्टर एफ आई। तो हमको मिल जाएगा समेशन ओवर आई वी आई क्रॉस एम वेक्टर वी आई प्लस आर आई क्रॉस वेक्टर एफ आई। तो वी आई दोनों एक डायरेक्शन में, इट मीन्स कि इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो 0 डिग्री होगा और साइन 0 का वैल्यू 0 होता है। तो ये जो दोनों वैल्यू है ये कैंसिल हो जाएगी। तो फाइनली हमको डी टी ऑफ वेक्टर एल इक्वल टू हो जाएगा समेशन आई इन ब्रैकेट वेक्टर आर आई क्रॉस वेक्टर एफ आई। इसको हम लिख सकते हैं टाउ टोटल, वेक्टर टाउ टोटल समेशन ओवर आर आई वेक्टर एफ आई इक्वल टू होता है टॉर्क। तो यहाँ में टोटल टॉर्क हमने फाइंड कर लिया है वेक्टर आर आई एफ आई। अगर यहाँ जो मैंने टोटल टॉर्क निकाला है इसमें
एक्सटर्नल फोर्स का टॉर और इंटरनल फोर्स का दोनों इंक्लूड हैं, ठीक। हालांकि अगर हम जो एक्सटर्नल फोर्स टॉर हैं उनको ऐड करेंगे तो 0 हो जाएंगे। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि इंटीग्रिटी ऑफ एल इक्वल टू टाउ एक्सटर्नल। तो हमको मिल गया डी टी एफ एल इक्वल टाउ एक्सटर्नल। हम अगर एक और देख लेते हैं, हमारे पास एक और कंडीशन था जिसमें कि रीड बॉडी था, एक एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट कर रहा था, तो हमको एक से मिला था एल इक्वल टू आई ओमेगा, ठीक। हम इसको भी विथ रिस्पेक्ट टाइम डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हो जाएगा इन डी टी ऑफ एल इक्वल टू आई डी ओमेगा बाई डी टी। आई कॉन्स्टेंट है, डी ओमेगा इक्वल टू अल्फ़ा आई अल्फ़ा, और आई अल्फ़ा इक्वल टू था टाउ एक्सटर्नल। तो डी टी ऑफ एल इक्वल टू हो जाएगा टाउ एक्सटर्नल। तो इन दोनों बार डी टी एफ एल इक्वल टू टाउ एक्सटर्नल आने से प्रूफ हो गया कि या तो वेक्टर फॉर्म में हो या फिर मैग्नीट्यूड फॉर्म में हो। अगर किसी बॉडी का टोटल एक्सटर्नल टॉर 0 है, किसी सिस्टम का टोटल एक्सटर्नल टॉर 0 है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम रिमेंस कंजर्व्ड रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इफ द टोटल एक्सटर्नल टॉर ऑन सिस्टम इज 0, इट्स एंगुलर मोमेंटम रिमेंस कांस्टेंट। दिस इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, और इसी को हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो ये तो बात हो गई प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की। अब एंगुलर मोमेंटम में जो टॉपिक होता है एंगुलर इम्पल्स, तो हम एंगुलर इम्पल्स का डिफिनेशन देख लेते हैं। तो एंगुलर इम्पल्स ऑफ ए टॉर इन ए गिवन टाइम इंटरवल, सबसे पहले एंगुलर इम्पल्स को जी से डिनोट करते हैं, ठीक। तो किसी गिवन टाइम इंटरवल में, ठीक, जो एंगुलर इम्पल्स होगा ऑफ टॉर गिवन इंटरवल, एंगुलर इम्पल्स ऑफ टॉर इक्वल टू होता है जे इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम t1 टू t2 टाउ डी टी। यहाँ पर जो टाउ है जो रिजल्टेंट टॉर है, टाउ जो है वो है रिजल्टेंट टॉर्क है, ठीक है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला क्या है, टाउ इक्वल टू हमारे पास होता है डी आर बाई डी टी। इट मीन्स की टाउ डी टी इक्वल टू जाएगा डी एल, तो जे इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ L1 टू L2 डी एल, ठीक। क्योंकि जब ये क्वान्टिटी चेंज हो रही है, इसकी क्वान्टिटी चेंज हो रही है, इसकी लिमिट्स भी चेंज होंगी, ठीक। तो हमको इंटीग्रेट करें तो मिलेगा जे इक्वल टू L2 माइनस L1। इट मीन्स की एंगुलर चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू एंगुलर इम्पल्स ऑफ रिजल्टेंट टॉर, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू इम्पल्स ऑफ रिजल्टेंट टॉर। अब अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें, एक रिजिड बॉडी काइनेटिक एनर्जी की, तो हमने क्या देखा था कि हमने कंसिडर किया था कि हमने एक बॉडी कंसिडर की थी, ठीक है, जो कि एक एक्सिस ए बी के अलॉन्ग रोटेट कर रही है, ठीक। अब अगर हम इसका आयत पार्टिकल से करें, आयत पार्टिकल से करें, जो कि एक सर्कल जिसका रेडियस है आर आई, ठीक, उससे मूवमेंट कर रही है। तो उस पार्टिकल का लीनियर स्पीड वी आई इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा आर आई, ठीक। तो काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इक्वल टू हो जाएगा 1/2 एम आई ओमेगा आर आई स्क्वायर, ठीक। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ होल बॉडी
इक्वल टू समेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। सभी पार्टिकल्स काइनेटिक एनर्जी का समेशन इक्वल टू हो जाएगा समेशन नंबर आई, समेशन आई 1/2 mi ओमेगा स्क्वायर आर आई स्क्वायर। तो 1/2 ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो मिल जाएगा समेशन नंबर आई एम आई आर आई स्क्वायर। और समेशन नंबर आई एम आई आर स्क्वायर इक्वल टू होता है आई कैपिटल आई मोमेंट ऑफ एनर्जी है, कैपिटल आई इक्वल टू होता है समेशन नंबर आई एम आई आर आई स्क्वायर। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी के इक्वल टू मिल गया 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। किसी भी एक रोटेटिंग रिजिड बॉडी का काइनेटिक एनर्जी होता है 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। इसको हम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस पार्ट में इतना है। अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम पावर के बारे में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर डिफरेंट बॉडीज। ठीक है, और कई सारे टॉपिक्स हैं जो कि बचे हुए हैं चैप्टर में, उन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। और अगर कोई डाउट्स हो तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि आपको हमारी नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे।